बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में लोगों का ठंड से बुरा हाल था। इतनी कड़कती ठंड में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। बड़ी ही मुश्किल से लोग काम पर जा पाते और बच्चों का तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल था। एक दिन की बात है जब चारों तरफ धुंध ही धुंध थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चिंटू तो उस दिन स्कूल ही नहीं जाता क्योंकि ठंड की वजह से उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब हो जाती है। चिंटू बेचारा ठंड से कांप रहा होता है और इतने कंबल डालने पर भी उसका कपकपाना बंद नहीं हो रहा होता। लक्ष्मी परेशान होकर सोच ही रही होती है कि इतने में बाहर से कबाड़ी वाले की आवाज आती है। कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले। कबाड़ी वाला आ गया। इतने दिन से घर में ये कबाड़ पड़ा है, इसको दे देती हूँ, कुछ पैसे तो आएंगे। बस फिर लक्ष्मी घर में पड़े कबाड़ को ले जाकर कबाड़ी वाले को देने लगती है कि तभी उसकी नजर एक हीटर पर जाती है। हीटर बिल्कुल नया होता है। अरे ये तो एकदम नया हीटर लग रहा है, तुमको ये किसने कबाड़ में दे दिया? अरे बस ऐसा ही है बहन जी, कभी कभी बढ़िया सामान भी मिल जाता है। आपको ये खरीदना है तो बताओ, बस 200 रुपए में दे दूंगा। 200 रुपए? नहीं नहीं, 100 में देना है तो दो। जैसे तैसे करके लक्ष्मी उस हीटर को बस 100 रुपए में ही खरीद लेती है। वो जल्दी से प्लग लगाकर हीटर को चिंटू के पास रख देती है। हीटर के जलते ही उसमें से अजीब सी आवाज आती है। अरे ये अजीब सी कैसी आवाज आ रही है इस हीटर से? अरे माँ, ये पुराना है ना, तो शायद इसमें कोई खराबी हो। हाँ तुम सही बोल रहे हो, आवाज से हमें क्या करना, हमें तो बस इससे गर्माहट मिलती रहे वही काफी है। उस हीटर से इतनी गर्माहट आती है कि पूरा घर एकदम गर्म हो जाता है। चिंटू भी उस गर्माहट में एकदम मजे से सो जाता है। रात को जब महेश आता है तो लक्ष्मी उसे हीटर दिखाती है। महेश भी खुश हो जाता है। फिर तो सब लोग मजे से हीटर के पास बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर सब सो जाते हैं। रात को काफी गर्मी हो जाती है, इसलिए वो हीटर को बंद करके सोते हैं। आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं तब हीटर अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से अजीब सी कराहने की आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर चिंटू की आंख खुल जाती है। वो देखता है हीटर चालू पड़ा है। अरे ये हीटर तो माँ ने बंद किया था, फिर कैसे चालू हो गया? और ये इसमें से इतनी अजीब आवाजें कैसी आ रही हैं? चलो कोई नहीं, मैं ही इसे अभी बंद कर देता हूँ। चिंटू उठकर हीटर के पास जाता ही है कि उसे उसमें 2 आंखें दिखाई देती हैं। आंखें एकदम लाल और डरावनी होती हैं। चिंटू उन आंखों को एकदम करीब जाकर देखने लगता है तो उसे उनमें से आंसू आते दिखते हैं। चिंटू ये सब देखकर एकदम घबरा जाता है। वो अपनी माँ को आवाज देने ही लगता है कि तभी हीटर से एक भूत बाहर आता है और वो खींचकर चिंटू को हीटर के अंदर डाल देता है। अब मैं आजाद हो गया। आखिरकार इतने सालों बाद मुझे आजादी मिल ही गई। अब मैं इस लड़के की जगह लेकर इसकी जिंदगी जीऊंगा और आजादी से रहूंगा। भूत चिंटू को हीटर में बंद करके उसकी जिंदगी जीने लगता है। उसका बर्ताव उसके माँ बाप को कुछ बदला बदला सा लगता है, पर फिर वो सोचते हैं कि शायद वो बीमार था इसलिए ऐसा कर रहा है। हीटर के अंदर चिंटू बंद चिल्लाता रहता है, पर हीटर बंद होने की वजह से कोई उसको सुन नहीं पाता। अब जब रात होती है और सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो खाना बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है। अरे ये क्या, बिल्कुल ठंडा खाना, इसे गर्म क्यों नहीं किया? जी वो लकड़ी खत्म हो गई थी इसलिए। चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही खा लेते हैं। सब खाना खाने लगते हैं, पर जैसे ही चिंटू की शक्ल में वो भूत रोटी को हाथ लगाता है कि तभी रोटी से धुआं निकलने लगता है। महेश चिंटू के हाथ की रोटी को छूकर देखता है तो वो एकदम गर्म होती है। महेश को बड़ी हैरानी होती है कि ठंडी रोटी एकदम गर्म कैसे हो गई। और फिर जैसे ही चिंटू पानी का गिलास उठाता है तो वो भी उबलने लगता है। अब तो महेश और लक्ष्मी ये सब देखकर बड़े परेशान से हो जाते हैं और उनको चिंटू की फिक्र होने लगती है। रात को ठंड ज्यादा होती है, इसलिए लक्ष्मी महेश को हीटर चालू करने को कहती है, पर चिंटू तभी गुस्से में मना कर देता है कि हीटर नहीं चलाना। अरे बेटा, पर ये देख तो आज कितनी ठंड है। कहाँ है ठंड? इतनी तो गर्मी है, कोई ठंड नहीं है, चुपचाप जाकर सो जाओ। गुस्से में लाल चिंटू ऐसा कहकर हीटर उठाता है और उसे घर के पीछे फेंक देता है। ये देख महेश उस पर गुस्से से चिल्लाता है, पर चिंटू उससे भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। लक्ष्मी दोनों को चुप होने को कहती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर चिंटू को हो क्या गया है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया होता। रात को जब चिंटू सो जाता है तो वो एक बार को चिंटू के कमरे में जाकर उसे जब देखते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। बिस्तर पर चिंटू की जगह एक भयानक भूत सो रहा होता है, एकदम आग की तरह तपता हुआ लाल भूत।
महेश और लक्ष्मी एक दूसरे को देखते हैं और उसी वक्त कमरे से बाहर आ जाते हैं। ये हमारे बेटे की जगह हमारे घर में किस भूत ने ले ली? हमारा बेटा कहाँ चला गया? वही तो समझ नहीं आ रहा। कल से ये अजीब बर्ताव कर रहा है और अब ये सब। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि चिंटू कहाँ चला गया। हमें कुछ करना होगा जी, हमें चिंटू का पता लगाना होगा। हाँ, और चिंटू कहाँ है ये बात इसी को पता होगी, क्योंकि इसी ने उसे गायब करके उसकी जगह ली है। माँ, बाबूजी, मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। चिंटू खूब चिल्लाता है पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। महेश और लक्ष्मी यहाँ अलग परेशान हो रहे होते हैं और उस भूत पर पूरी नजर रखने लगते हैं। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। फिर सुबह वो भूत चिंटू का रूप लेकर घर में घूमने लगता है। लक्ष्मी की उसे देख हालत खराब हो जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत करके उसके साथ वैसा बर्ताव करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। बेटा तुम तैयार हो जाओ, आज तुमको स्कूल जाना है ना? मुझे कोई स्कूल नहीं जाना, मैं आज पूरा दिन खेलूंगा, मजे करूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुमको स्कूल तो जाना चाहिए। चिंटू उसके बाद महेश और लक्ष्मी को देखता है और वहाँ से चला जाता है। महेश और लक्ष्मी अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि इतने में वहाँ फिर से वो कबाड़ी वाला आ जाता है और आवाज देने लगता है, अरे ये तो वही कबाड़ी है जिसने मुझे वो हीटर दिया था। हीटर से याद आया कि चिंटू ने उस दिन, मतलब उस भूत ने उस दिन उस हीटर को चलाने से मना क्यों किया और उसे बाहर भी फेंक दिया? आखिर उसे उस हीटर से क्या तकलीफ है? हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं अभी उस हीटर को लेकर आती हूँ। लक्ष्मी जल्दी से उस हीटर को लेकर आती है और जब उसे चालू करती है तो अंदर से उसे चिंटू के चिल्लाने की आवाज आती है। माँ, मैं अंदर हूँ, मुझे बचा लो, जल्दी से इस हीटर को बंद करो वरना मैं जलकर मर जाऊंगा। हे भगवान, मेरा बच्चा इस हीटर के अंदर कैद है। जल्दी से लक्ष्मी हीटर के बटन को बंद करती है। ओफो, अब हम क्या करें? इस भूत ने हमारे बच्चे को बंद करके खुद उसकी जगह ले ली है। अब हम चिंटू को कैसे आजाद करें? ये तो हमें ये कबाड़ी से ही कुछ पता लग सकता है। दोनों जल्दी से उस कबाड़ी वाले के पास जाकर उससे पता करते हैं कि वो हीटर उसे किसने बेचा। कबाड़ी वाला उनको बताता है कि पास के घर में एक अकेला आदमी रहता है जिसने उसे ये हीटर बेचा। वो दोनों तुरंत उस आदमी के पास जाते हैं और उसे सारी कहानी बताते हैं। हे भगवान, उस भूतिया हीटर ने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया। दरअसल वो हीटर मेरे किराएदार का था। एक दिन वो खूब दारू पीकर आया और हीटर चलाकर सोता रहा। हीटर की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई और कमरा बिल्कुल बंद पड़ा रहा। हीटर के पास रुई की एक रजाई पड़ी थी और उसमें आग लग गई। पूरे कमरे में आग ही आग और उसी में जलकर वो किराएदार मर गया। अब हमारा चिंटू उस हीटर में कैद है, हम उसे कैसे बचाएं? अब तुम हीटर को लेकर पीपल वाले बाबा के पास चले जाओ, वही कुछ करेंगे। लक्ष्मी और महेश तुरंत ऐसा ही करते हैं और वहाँ जाकर वो बाबा को सारी कहानी बताते हैं। एक काम करो बच्चा, ये लो भभूत, इसे उस हीटर के आगे रख देना और जैसे ही वो भूत घर में आए वैसे ही उस हीटर को चला देना। पर उसमें तो मेरा बच्चा है, वो जल जाएगा। नहीं जलेगा, ये भभूत उसे जलने नहीं देगी, बस उस भूत को कैद करने में मदद करेगी। तुम बस इस भभूत को वहाँ रखना और हीटर जलाकर दूर खड़े हो जाना। जैसे ही वो भूत गुस्से में उस हीटर के पास उसे फेंकने, तोड़ने या नष्ट करने के लिए जाएगा, तुम जल्दी से भभूत उसके मुंह पर उड़ाकर ये पड़ा हुआ पानी उसके पीछे फेंक कर मारना। बस फिर लक्ष्मी और महेश बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जब भूत घर में आता है तो वो हीटर को देखकर गुस्से में लाल हो जाता है। उसके बाद जैसे ही लक्ष्मी उसे चालू करती है तो वो गुस्से में भूत का रूप ही ले लेता है। भूत उस हीटर को तोड़ने को जैसे ही आगे बढ़ता है कि महेश हीटर के सामने रखी भभूत फूंक मारकर उसके मुंह पर उड़ा देता है और पीछे से लक्ष्मी उसके ऊपर वो पड़ा हुआ जादुई पानी फेंकती है। भूत बुरी तरह चिल्लाता हुआ हीटर में समा जाता है और चिंटू बाहर निकल आता है। उसके बाद वो उस हीटर को उठाकर एक नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। भूत अंदर ही चिल्लाता रह जाता है पर कभी उससे बाहर नहीं आ पाता। शीतल अपने छोटे से घर में हंसी खुशी रहती थी। शीतल के माँ बाबूजी बहुत ही गरीब थे और एक फैक्ट्री में काम करते थे। शीतल की माँ घर पर सिलाई का काम करती थी। एक दिन की बात है जब शीतल के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी।
शीतल के सभी दोस्त उस पार्टी के लिए बड़े ही एक्साइटेड थे, पर शीतल बड़ी उदास थी। अरे शीतल, क्या हुआ? सब तो इतना खुश हैं, तो उदास क्यों है भाई? नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि इस पार्टी में तो सब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन कर आएंगे, पर मेरे पास तो सब बेकार कपड़े हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। एक काम कर, तू मेरे कपड़े पहन लेना। नहीं ललिता, मेरे पास जो है मुझे उसी में खुश रहना चाहिए। शीतल और ललिता आपस में बात कर ही रहे थे कि कॉलेज की सबसे सुंदर और सबसे अमीर लड़की शीना शीतल के पास आकर बोलती है, अरे क्या हुआ शीतल मैडम, पहनने के लिए आपके पास कपड़े नहीं है क्या? वैसे मैंने सुना है तुम्हारी मम्मी कपड़े वपड़े ही सिलती हैं, तो बोल दो ना उनको कि तुम्हारे लिए एक बहन जी वाला सूट बना दे। तुमको मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम अपने पर ध्यान दो। शीतल की गरीबी और उसके कपड़ों का सब लोग मजाक उड़ाते थे, पर शीतल कभी उन पर ध्यान नहीं देती थी और बस अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। पर इस बार उसको बड़ी ही बेइज्जती महसूस हुई। वो सीधा अपने घर गई और फिर अलमारी में से अपनी गुल्लक निकालकर उसे फोड़ दिया। गुल्लक में से कुछ सिक्के और नोट निकले, जिनको उठाकर शीतल गिनने लगी। अरे ये तो बस 150 रुपए ही हैं, इनसे क्या ही आ पाएगा। मुझे नहीं लगता मैं किसी पार्टी में जा पाऊंगी, और पुराने कपड़े पहनकर मुझे वहां पर बेइज्जती नहीं करवानी अपनी। शीतल अपने आप ही बड़बड़ा रही होती है कि तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है और शीतल से बोलने लगती है, क्या हुआ बेटा, तो अकेले में अपने आप से बड़बड़ा क्यों रही है? अरे कुछ नहीं माँ, बस वो कॉलेज में पार्टी है ना, तो मेरे पास कोई नए कपड़े नहीं हैं। सोचा था कि नए कपड़े खरीद लूंगी, पर गुल्लक में इतने पैसे ही नहीं हैं। तो तू एक काम कर, इन पैसों का कपड़ा और कोई सुंदर सी लेस ले आ। देख फिर मैं क्या बढ़िया सी ड्रेस बनाती हूँ तेरे लिए। क्या सच में माँ? शीतल बड़ी खुश हो जाती है और बाजार से सुंदर सा कपड़ा लेकर आती है। शीतल की माँ उस कपड़े से उसके लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाती है, जिसे देख शीतल बहुत ही खुश होती है। वाह माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपको इतने सुंदर सुंदर कपड़े सिलने आते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। 2 दिन बाद शीतल की फेयरवेल पार्टी होती है। शीतल अपनी ड्रेस पहनकर बड़े अच्छे से तैयार होकर जाती है। शीतल एक परी से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वहाँ जब सब लोग शीतल को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। शीतल, ये तू है? तू तो कितनी सुंदर लग रही है, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। अरे ये ड्रेस तो मेरी माँ ने बनाई है। क्या सच में? वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये घर पर बनाई गई है। शीतल की ड्रेस को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। शीना भी शीतल की ड्रेस को देखकर बहुत चिढ़ने लगती है। शीतल पार्टी में बहुत एंजॉय करती है और खुशी खुशी घर वापस आ जाती है। घर आकर वो अपनी माँ से 2-3 ड्रेस बनाने को बोलती है। उसकी माँ ये सुनकर बड़ी खुश होती हैं और कुछ ही दिनों में ड्रेसेस बनाकर तैयार कर देती हैं। अब उन ड्रेसेस को देखकर शीतल के पास और ऑर्डर आने लगते हैं। धीरे धीरे शीतल और उसकी माँ इतने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं कि वो अपना एक बुटीक ही खोल लेते हैं। ये देखकर शीना शीतल से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगती है। उसकी चिढ़ इस हद तक पहुंच जाती है कि वो एक रात शीतल के बुटीक में आग लगाकर चली आती है। अब आएगा असली मजा, जब जलकर राख हो जाएगा और फिर देखती हूँ कैसे ये नई ड्रेस पहनकर कॉलेज आएगी। अब तो इसके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। शीतल का बुटीक बुरी तरह से जलने लगता है। शीना तो इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि अंदर शीतल की माँ देर तक काम करती है और आग लगने की वजह से वो अंदर ही फंस गई हैं। कोई बचाओ मुझे, अरे कोई है, बचाओ मुझे। बेचारी अंदर जलकर मर जाती है और कोई भी उसकी चीख पुकार नहीं सुन पाता। जब शोर होने लगता है तब शीतल घर के बाहर आती है और अपना जलता हुआ बुटीक देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ, मेरी माँ अंदर है, कोई उनको बचाओ, कोई उनको बाहर निकालो, मेरी माँ, अरे कोई बचाओ। शीतल की माँ इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है। शीतल बेचारी बिल्कुल अकेली रह जाती है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कुछ दिन वो कॉलेज भी नहीं जाती, पर जब वक्त गुजर जाते हैं तब शीतल धीरे धीरे खुद को संभालती है। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अकेले कैसे जीऊंगी और ये घर अकेले कैसे चला पाऊंगी। लोगों के कपड़े बनाकर देने, घर का किराया देना है और राशन भी लेकर आना है। मैं बिना पैसे के ये सब कैसे कर पाऊंगी। शीतल ये सब सोचती हुई सो जाती है, पर उसके सोने के बाद उस बुटीक की लाइट अपने आप जल जाती है और फिर एक चुड़ैल आकर कपड़े सिलना शुरू कर देती है। मैं फटाफट सारे कपड़े सिलकर तैयार कर देती हूँ। सुबह शीतल के उठने से पहले मुझे ये 4 ड्रेस तो तैयार करनी। चुड़ैल पूरी मेहनत से ड्रेस तैयार करने में लग जाती है। पूरी रात लगाकर वो 4 ड्रेस तैयार करके चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शीतल कॉलेज के लिए उठती है। आज कितने दिनों बाद मैं कॉलेज जा रही हूँ, मन भी नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा। माँ का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं
और मुझे माँ का ये सपना पूरा ही करना होगा। शीतल कॉलेज जाने के लिए एक बार अपनी माँ को महसूस करने उस बुटीक में जाती है। वहाँ 4 ड्रेस टंगी देखकर वो हैरान रह जाती है। शीतल ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ 2 लड़कियाँ आती हैं और शीतल से बोलती हैं, अरे वाह, हमारी ड्रेस तैयार भी हो गई। आंटी जी ने तो बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा मैंने उन्हें बताया था। हाँ सच में बिल्कुल वैसा ही है। वैसे आंटी जी कहाँ हैं? वो तो कुछ दिनों पहले इस बुटीक में आग लग गई तो जलकर मर गई। ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं और शीतल से बोलती हैं, अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सच में सुनकर बड़ा ही दुख हो रहा है। बेचारी बहुत अच्छी थी, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस बनाती थी। ये ड्रेस भी उन्होंने कितनी सुंदर बनाई है। दोनों लड़कियां शीतल के हाथ में ढेर सारे पैसे रखकर चली जाती है। शीतल उन पैसों को देखकर मुस्कुराने लगती है। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अलमारी को खोलती है। वो वही अलमारी होती है जिसमें उसकी माँ ड्रेसेस का कपड़ा, लेस और बाकी सामान रखती थी। इसमें से वही कपड़ा गायब है जिसकी बनी ड्रेसेस वो दोनों लड़कियां अभी लेकर गई हैं। आखिर इस अलमारी से कपड़ा निकालकर ड्रेसेस बनाकर बुटीक में रखी किसने? कहीं ये माँ तो मेरी मदद नहीं कर रही। शीतल की आवाज सुनकर तुरंत वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मैं तुम्हारी माँ ही हूँ बेटी, और तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं है और अभी तुम कितनी तकलीफ में हो। शीतल अपनी माँ को देखकर बड़ी खुश होती है। बेटी अब बस तू एक काम कर, इस बुटीक को हमें वापस खड़ा करना है। मैं सब संभाल लूंगी, बस तू इसे बंद मत करना। शीतल कॉलेज न जाकर बुटीक की अच्छे से सफाई करके उसे पहले जैसा बना देती है। उसके बाद वो सब सामान लेकर अपनी माँ को दे देती है। चुड़ैल रात को बैठकर सारी ड्रेसेस तैयार करके रख देती है, जिससे शीतल के सब खर्चे अच्छे से निकल रहे होते हैं। मैंने इसकी बुटीक में खुद अपने हाथों से आग लगाई थी, जिससे इसकी माँ भी जलकर मर गई थी, तो फिर इसका बुटीक फिर से कैसे चलने लगा। उसी दिन कॉलेज में प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करती हैं, जिसमें कि कॉलेज की लड़कियां फैशन शो के लिए चुनी जाती हैं। शीतल भी उसमें अपना नाम दे देती है। उस दिन शीतल अपनी माँ को जाकर सारी बात बताती है। शीतल उस फैशन शो की तैयारी में जुट जाती है। उसकी माँ भी दिन रात उसकी ड्रेस बनाने में लगी रहती है। जल्द ही फैशन शो का दिन भी आ जाता है। शीतल अपनी माँ की बनाई हुई ड्रेस पहनकर फैशन शो में जाती है और सब उसकी ड्रेस देखकर दंग रह जाते हैं। आखिर में रिजल्ट घोषित किया जाता है, जिसमें शीतल ही विनर बनती है। शीना ये देखकर जल भुन जाती है। शीना फिर से उस रात चुड़ैल के बुटीक में जाती है। अब मैं क्या करूं? कैसे अंदर जाकर देखूं? शीना चुपके से घर के रास्ते से अंदर जाती है। घर के अंदर से ही बुटीक का पिछला दरवाजा होता है जो खुला होता है। शीना चुपके से दरवाजे की तरफ जा ही रही होती है कि उसके पैर में कुछ चुभ जाता है और उसकी चीख निकल पड़ती है। चीख की आवाज सुनकर शीतल और उसकी माँ सतर्क हो जाते हैं। शीतल बाहर आकर देखती है तो बाहर शीना होती है। शीतल की माँ वहीं खड़ी सब देख रही होती है, पर वो शीना को दिखाई नहीं देती। शीना के जाते ही शीतल की माँ शीतल से बोलती है, शीतल, इसी की वजह से आज मैं जिंदा नहीं हूँ। यही थी वो उस रात हमारे बुटीक के बाहर। आप ये क्या बोल रही हो माँ? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बेटी, मैं सच बोल रही हूँ। ये 100% वही लड़की थी जो उस दिन आई थी और जिसने दुकान में आग लगाई थी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी माँ। इसको सबक मैं सिखाऊंगी, तो चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ। चुड़ैल तुरंत शीना के पीछे जाती है और उसकी गर्दन पीछे से पकड़ लेती है। शीना चुड़ैल को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है, मैं वही हूँ जिसके बुटीक में तूने आग लगाई थी। शीतल की माँ मैं ही हूँ और मैंने तुझे अच्छे से पहचान लिया है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था अंदर आप हो। मैं आज के बाद शीतल को कभी परेशान नहीं करूंगी, दूर रहूंगी उससे, मैं कसम खाती हूँ। याद रखना, मैं शीतल के हमेशा आसपास ही रहूंगी और अगर तुमने या किसी ने उसे परेशान किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। शीना उस दिन के बाद से शीतल के साथ कुछ बुरा करने का नहीं सोचती है। उसके बाद शीतल अपना कॉलेज भी खत्म कर लेती है और अपना बहुत बड़ा शोरूम खोलती है, जिसमें वो अपने माँ के बनाए डिजाइनर कपड़े बेचती है।